गुड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872, जिसमें हम सेक्शन 16 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम इसका ये जो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम सेक्शन 17 से लेकर 31 तक के इसमें सेक्शंस हैं जो एडमिशन से रिलेटेड है। लेकिन फिर भी इसको अगर हम रियल सेंस में देखें तो दो चीज़ें इसमें हैं, इसमें एडमिशन भी है और कन्फेशन भी है। तो सेक्शन 17 से लेकर 23 तक एडमिशन है और सेक्शन 31 फिर से एडमिशन है। इसके बीच में जो सेक्शंस बचे दैट इज सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 30 तक, ये कन्फेशन से डील करते हैं। ठीक है, 24 से लेकर 30 वो कन्फेशन के हैं और इससे पहले 17 से 23 ये एडमिशन के और सेक्शन 31 वो भी एडमिशन से रिलेटेड है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं इसे और समझते हैं क्या है इसके बारे में। सेक्शन 17 से स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 17 जिसमें कि एडमिशन को डिफाइन किया गया है दैट व्हाट डू वी मीन बाय एडमिशन। फाइन, एन एडमिशन is a statement, oral or documentary, or contained in electronic form। तो सबसे पहली बात तो एडमिशन क्या है, एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। दूसरी बात, ये स्टेटमेंट ओरल भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट्री यानी कि रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, उसे भी कंसीडर किया जाएगा। विच सजेस्ट्स एन इन्फ्रेंस, और ये स्टेटमेंट कुछ ना कुछ इन्फ्रेंस सजेस्ट करना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ हमें क्लू देना चाहिए। किस कंसर्न में, एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, किसी भी कोई भी ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि किसी फैक्ट इन इशू या फिर रिलेवेंट फैक्ट के कंसर्न में इन्फ्रेंस डिराइव कर सकें, उन्हें हम एडमिशन कहते हैं। एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन्स एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस हेयरइन आफ्टर मेंशन्ड, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो अब हम सर्कमस्टांसेस पढ़ने वाले हैं, उन सर्कमस्टांसेस में अगर किए जाते हैं तब उसे एडमिशन कंसिडर किया जाएगा। सबसे पहला, एडमिशन वर्क एज अ वेवर, saves time of court and read section 58 for this particular purpose। जब कभी भी कोई एडमिशन आ जाता है किसी एक पर, अच्छा एडमिशन अगर सिंपल वर्ड्स में हम समझे तो क्या है, मैंने एक सूट फाइल किया मिस्टर एक्स पे और मैंने उसमें कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी है, और मिस्टर एक्स ने इसका रिटर्न स्टेटमेंट दिया। उसमें उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रॉपर्टी में टोटल 5 कमरे हैं और इस 5 में से एक कमरा बिल्कुल इन्हीं का, कुणाल सर का है, बाकी के 4 मेरे हैं। तो जैसे ही उन्होंने अपने रिटन स्टेटमेंट में कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के 5 में से एक कमरा इनका है, ये बात मैं एडमिट करता हूँ, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो ये एडमिशन हो गया उनकी तरफ से। यानी कि अब कोर्ट के सामने क्या हुआ, एक टाइम सेव हो गया। 5 में से हमें सिर्फ एक ही, हमें 4 कमरों के बारे में सोचना है, एक का तो इन्होंने खुद ने एडमिशन दे दिया। और एक बार एडमिशन देने के बाद में वो पर्सन मिस्टर एक्स अब अपने इस एडमिशन से बदल नहीं सकते। तो एडमिशन वर्क एज अ वेवर, वेवर का मतलब उनका राइट वेव हो गया, उनका राइट अब खत्म हो गया। एक केस था मेरे पास में जिसमें एक संपत्ति का जो विवाद चल रहा था, तो उसमें ये था कि एक प्रॉपर्टी एक मिस्टर एक्स के पोजीशन में है और मिस्टर वाई ने उसके बाहर कुछ अननेसेसरी एंक्रोचमेंट कर लिया, सामान रख लिया। तो मिस्टर एक्स ने उनके ऊपर केस फाइल किया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी है, मेरे पोजीशन में है, मेरे पास इसका टाइटल है, मेरे पोजीशन में भी टाइटल भी है, और तो इसके बाहर से ये सामान इन्होंने जो रख दिया ये हटाया जाए। सामने वाले पार्टी ने जो रिटन स्टेटमेंट दिया, उन्होंने उसमें ये लिखा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे दादा की है, हालांकि इसमें जब कभी भी मरम्मत हुई, जब कभी भी इसकी दीवार गिरी थी और दीवार टूटी और दीवार बनाई गई, वो वादी के दादा ने बनाई। एक्चुअल में हुआ ये था कि उसको लिखना था प्रतिवादी के
दादा ने इसकी दीवार बनाई, प्रतिवादी के दादा ने, यानी कि वो खुद प्रतिवादी, वो खुद है डिफेंडेंट, ठीक है, उसके खुद के दादा के लिए उसको लिखना था कि दीवार बनाई, दरवाजा लगाया, लेकिन उसने वो प्रतिवादी की जगह वादी लिख दिया और ये उसकी तरफ से एडमिशन मान लिया गया कोर्ट में। जैसे ही उसको ये पता चला, उसने उसको अमेंडमेंट करने के लिए एप्लीकेशन भी लगाई, बट एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेशन लगा था उससे पहले हमने उसका रिटर्न स्टेटमेंट का भी वापस उसको फाइनल आंसर दे दिया था, जवाब दे दिया था। तो ये मैं बता रहा हूँ क्या, कि एडमिशन जो होता है वो राइट वेव हो जाता है उससे। एक बार आपने कोई चीज एडमिट कर लिया, अब आप ये नहीं कह सकते नहीं मैंने गलती से बोल दिया ये वो, एक बार एडमिशन कर लिया अब वो राइट खत्म हो जाता है। फिर आती है इन जनरल एडमिशन इज अ वॉलंटरी एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ फैक्ट। तो इन जनरल अगर बात करें तो एडमिशन क्या है? एडमिशन स्वैच्छिक अपनी तरफ से दिया गया एक एक्नॉलेजमेंट है। फिर फर्दर देखिए क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस इज गिवन importance is given to those admissions that go against the interest of the person making the admission। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं कोई बात मेरे फेवर में कह रहा हूं, ये एडमिशन नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूं जो मेरे अपोजिट पार्टी के फेवर की है, उसे एडमिशन माना जाएगा, ठीक है। वरना पर्सन अपने फेवर में तो सारी बातें एडमिट करेगा, उसे एडमिशन नहीं माना जाता है। कोई भी ऐसा फैक्ट जो मैंने कहा जो सामने वाली पार्टी के फेवर का है, उसे एडमिशन माना जाएगा। एडमिशन कौन कर सकता है? प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट कोई भी कर सकता है। फर्दर देखिए, तो ये इसमें एक अंडरलाइन करता हूं मैं, ये क्या है, इंटरेस्ट ऑफ पर्सन मेक अगेंस्ट द इंटरेस्ट होना चाहिए। जो पर्सन वो एडमिशन कर रहा है उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होना चाहिए, उसके हितों के विरुद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सेल्फ हार्मिंग एडमिशन वेट मोर अंडर एविडेंस लॉ। कोई भी ऐसा एडमिशन जिसकी वजह से मेरा खुद का नुकसान होगा, मैंने कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया जिसकी वजह से मेरा खुद का नुकसान होगा, उसकी एविडेंटरी वैल्यू ज्यादा है। जैसे कि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, पर्सन ने उसमें लिख दिया ये जो संपत्ति है इसकी दीवार जब टूटी तो इसकी दीवार वादी के ही पूर्वजों ने बनवाई, इसमें जो दरवाजा लगा हुआ है वो वादी के पूर्वजों ने लगवाया है, इसमें जो ताला लगा हुआ है वो वादी के पूर्वजों ने ही लगाया, जबकि वो खुद प्रतिवादी था, उसको अपनी तरफ से लिखना। लेकिन क्या हुआ, उसके ये सारी बातें जो लिखी गई वो उसके लिए सेल्फ हार्मिंग हो गई, और जो सेल्फ हार्मिंग एडमिशन है उनकी एविडेंटरी वैल्यू ज्यादा मानी जाती है। फिर क्या लिखा है, ऑल कन्फेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है। ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस बट एवरी एडमिशन इज नॉट कन्फेशन, बिकॉज कन्फेशन इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द गिल्ट। गिल्ट क्या है? गिल्ट के मैंने कुछ गलत किया है, या मेनली जो वर्ड कन्फेशन है ये क्रिमिनल ऑफेंसेस में यूज्ड आता है। लेकिन एडमिशन की अगर बात करें तो एडमिशन जो होता है वो अपना कोई राइट हम छोड़ रहे हैं, उसे एडमिशन कहा जाता है। नॉर्मली सिविल केसेस में यूज आता है। तो एक बात, एक तरह से हम ये कह सकते हैं इन द नटशेल, कन्फेशन इज अ पार्ट ऑफ एडमिशन। और इसी वजह से ये जो हम स्टडी कर रहे हैं सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 31 तक का, इस पूरे पार्ट को एडमिशन क्यों कहा गया? इस पूरे पार्ट को एडमिशन एंड कन्फेशन ऐसा क्यों नहीं कहा गया? बिकॉज कन्फेशन इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ एडमिशन ओनली। एडमिशन के अंदर ही कन्फेशन आ जाता है। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की बात करें, एडमिशन का ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और कन्फेशन का नैरो कॉन्सेप्ट है। एडमिशन अपना राइट हम वेव कर रहे हैं उसमें भी आता है, अपना सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें भी आता है, गिल्ट को एडमिट कर रहे हैं उसमें भी, उसको भी एडमिशन कह सकते हैं। लेकिन कन्फेशन सिर्फ उसी को कहेंगे जब गिल्ट को एडमिट किया गया। मैंने अपना कोई राइट छोड़ दिया, उसे कन्फेशन नहीं कहा जाएगा। मैंने अपना कोई राइट वेव कर लिया, उसे कन्फेशन नहीं कहा जाएगा। कन्फेशन सिर्फ तब कहेंगे जब हमने कोई ऑफेंस किया है और उस बात को हमने एक्सेप्ट किया, तब उसको कन्फेशन कहेंगे, और वो सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंसेस में ही हो पाता है। सो इस वजह से ये क्वेश्चन बनता है that all confessions are admissions because confession is a part of admission। आगे बढ़ते हैं इसी में। admissibility is substantive evidence of the fact। substantive यानी कि जिसको
पूरी तरह से एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके कोई रिबटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको खंडन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार एडमिट कर लिया फैक्ट, नाउ वो राइट वे हो गया। सेक्शन 31 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्लियरली स्टेट्स दैट admission is not a conclusive proof but it may operate as estoppel। अब ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको सेक्शन 31 भी इसके साथ साथ क्लियर हो जाएगा। कौन सा वर्ड? एस्टोपल। आप ये जानते हैं, अगर मैं वर्ड बोलूँ स्टॉप, स्टॉप का क्या मीनिंग होता है? स्टॉप का मतलब होता है रोक देना। किसी आप पर कोई पर्सन आप सामने से आ रहा है, आप उसको बोल देंगे स्टॉप, तो वो पर्सन वहीं रुक जाएगा। इसी तरह तो से होता है एस्टोपल। अगर मैंने एक बार कह दिया कि ये जो संपत्ति है इसके 5 में से 1 कमरा ये प्लेंटिफ का ही है, अब मैं बाद में अगर ये कहता हूं कि नहीं ये 5 कमरे मेरे हैं, तो कोर्ट इस बात से मुझे क्या कर देगी? स्टॉप कर देगी। एक बार जो एडमिशन कर लिया गया, उस एडमिशन से हम वापस अगर बदलते हैं तो कोर्ट हमें क्या कर देगी? स्टॉप कर देगी। दैट इज कॉल्ड ऑपरेट एज अ एस्टोपल। ये एस्टोपल सिर्फ पर्सन पे, प्लेंटिफ पे, पार्टी पे ही नहीं होता, बल्कि उस पार्टी के जो लीगल ईयर्स हैं उन पे भी अप्लाई होता है। अगर मिस्टर एक्स ने कोई एडमिशन ले लिया किसी केस में, उसके बाद केस चलता रहा कुछ साल तक, मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, अब जो उसके लीगल ईयर्स हैं, उसके जो आगे बच्चे वगैरह आते हैं, एलआर आएंगे रिकॉर्ड पे, वो आके ये नहीं कह सकते कि मेरे फादर ने जो एडमिशन दिया था वो गलत था और हम उसको चेंज करना चाहते हैं। बिकॉज एक बार एडमिशन दे दिया गया, वो पार्टी के ऊपर और पार्टी के जो लीगल ईयर्स हैं उनके ऊपर, सभी के ऊपर एस्टोपल की तरह वर्क करता है। और यही बात सेक्शन 31 में लिखी है। तो एडमिशन कॉन्क्लूसिव प्रूफ तो नहीं है कि एक बार पर्सन ने कह दिया अब उसी के बेसिस पे फाइनल डिसीजन ही करते हाथों हाथ, लेकिन सब्सटेंटिव एविडेंस है। और इस वजह से एक बार जो पर्सन ने बोल दिया उसको अपनी बात से बदलने का मौका नहीं दिया जाता है। दो एडमिशन इज अ सब्सटेंटिव piece of evidence, but when admission is made voluntarily, clear and unambiguous, and in such a manner which will relieve the opponent of the burden of proof, तो ऐसी सिचुएशन में उस एडमिशन की क्या हो जाती है? वैलिडिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है और एज अ कंक्लूसिव प्रूफ हो जाती है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है जो थोड़ा सा ब्लर हो रही है, मैं इसको लिख देता हूँ। जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, ये क्या है? दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडमिशन। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए दैट व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स और व्हाट आर द मेन रिक्वायरमेंट्स इन अ गुड एडमिशन, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा द एडमिशन शुड बी वॉलंटरी, किसी के जोर जबरदस्ती दबाव में नहीं होना चाहिए। द एडमिशन शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, किसी तरह का उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अनएम्बिगुअस मतलब जो कह रहे हैं बात बिल्कुल क्लियर शब्दों में कही गई हो और किसी तरह का उसमें कंफ्यूजन ना हो। एंड इन सच अ मैनर दैट विल रिलीव द अपोनेंट फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्रूफ। मैंने अगर कोई बात कह दी, अब इस बात को अपोनेंट को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा एडमिशन जो होगा, तो ये 3 बातें कही गई कि अगर व्हाट आर द मेजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड एडमिशन और अ फुल प्रूफ एडमिशन। सो एडमिशन शुड बी वॉलेंटरीली, यानी कि स्वैच्छिक होना चाहिए। क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, बिल्कुल साफ और बिना किसी संदेह के होना चाहिए। एंड रिलीव द अपोनेंट ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ, जो अपोनेंट अपोजिट पार्टी है, जो सामने वाली पार्टी है, उसे बर्डन ऑफ प्रूफ से वो रिलीव कर देना चाहिए, यानी मुक्त कर सके, ऐसा होना चाहिए। ऑफ द फैक्ट सेड इट बिकम्स कॉन्क्लूसिव। तो जब ये 3 इंग्रेडिएंट अगर किसी एविडेंस में होंगे, तो फिर उस एविडेंस को क्या मान लिया जाएगा? ऐसी सिचुएशन में उस एविडेंस को कॉन्क्लूसिव मान लिया जाएगा। ये बात सेक्शन 58 में लिखी है। क्या?
नॉर्मली एडमिशन जो है वो एडमिशन सब्सटेंटिव एविडेंस होता है, लेकिन अगर उस एविडेंस में ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं कि वो एडमिशन वॉलंटरी है, क्लियर और अनएम्बिगुअस है, और उस एडमिशन की वजह से अपोनेंट जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलीव हो गया है, अगर ये 3 इंग्रेडिएंट आते हैं तो उस एडमिशन को हम कॉन्क्लूसिव अज्यूम कर सकते हैं, कॉन्क्लूसिव सपोज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एडमिशन। एक एडमिशन की एविडेंटरी वैल्यू कितनी होगी। एक केस है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस मंगत राम नौरत राम जेटी 2011 7 Supreme Court 162. In this case, it was held that admission is the best evidence against the maker. Evidence किसके अगेंस्ट में है ये? Against the person who is making the evidence. जिसने एडमिशन किया है, ये एडमिशन उसी के अगेंस्ट में बेस्ट एविडेंस होगा। ठीक है, मैंने एडमिशन किया तो मेरे अगेंस्ट में, आपने एडमिशन किया तो आपके अगेंस्ट में, अपोजिट पार्टी के लिए नहीं, क्योंकि अपोजिट पार्टी तो बल्कि बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलीव होगी। फर्दर, एडमिशन implied by conduct is strong evidence against the maker, but he is at liberty to prove that such admission was mistaken or untrue. कभी कभी क्या होता है कि एडमिशन कर लिया जाता है और वो एडमिशन क्लियर वर्ड्स में नहीं था, लेकिन अगर वो एडमिशन इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड का मतलब ऐसा जिसको बाद में खंडन किया जा सके, तो अगर एडमिशन इम्प्लाइड बाय कंडक्ट है, अब इम्प्लाइड बाय कंडक्ट क्या होता है? 3 लोग खड़े हैं, एक मैं हूं और 2 और लोग खड़े हैं, मिस्टर एक्स और वाई खड़े हैं मेरे साथ में। ठीक है, मिस्टर एक्स ने वाई से कहा कि कुणाल सर मेरे पार्टनर हैं। सिचुएशन समझ में आ गई आपको? एक्स वाई और मैं खड़ा हूं, और एक्स ने, हम तीनों के बीच हम तीनों एक साथ खड़े हैं, एक्स ने कहा कुणाल सर मेरे पार्टनर हैं, वाई को ये बात कही, और मैंने इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, मैंने ना तो मना किया, ना मैंने हाँ किया, ना कुछ, बस मैं चुपचाप खड़ा रहा। अब मेरी प्रेजेंस में अगर एक्स ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है और मैंने इस पे अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो ये मेरी इम्प्लाइड कंसेंट हो गई। भाई मेरे सामने पर्सन बोल रहा है कि मैं उसका पार्टनर हूं, तो ये मेरी इम्प्लाइड, और मैंने मना नहीं किया, इसका मतलब ये मेरी इम्प्लाइड कंसेंट हो गई। तो इम्प्लाइड बाय कंडक्ट, ये मेरा इम्प्लाइड कंडक्ट हो गया, इम्प्लाइड एडमिशन हो गया। ये समझ में आया आपको सिचुएशन? तो अगर कोई एडमिशन जो इम्प्लाइड बाय कंडक्ट है, वो भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है अगेंस्ट द पर्सन मेकर, जो मेरे अगेंस्ट में हो गया वो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक लिबर्टी रहेगी मेरे पास में, आई विल बी एट द लिबर्टी टू प्रूव दैट सच एडमिशन वॉज मिस्टेकन। तो मैं इस एडमिशन को यू कैन से डिसप्रूव करने के लिए फ्री रहूंगा, मेरे ऊपर कंप्लीटली ये बाउंड नहीं हो जाएगा। बस ये एक बेनिफिट मिलेगा। कब ऐसा मिलेगा? अगर वो एडमिशन इम्प्लाइड था तब। अगर मैंने ही एडमिशन दिया था, कंप्लीटली अनएम्बिगुअस था, वॉलंटरी था, ऐसी सिचुएशन में मुझे ये लिबर्टी नहीं मिलेगी। कब मिल रही है ये छूट? मुझे कब मिल रही है? अगर वो एडमिशन इम्प्लाइड था, तो ऐसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि मैं उस एडमिशन का खंडन कर सकूं। और एडमिशन एज एविडेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो जाता है। ये जो इम्प्लाइड बाय कंडक्ट था ना, इसका मीनिंग है कि कोई भी ऐसा एविडेंस जो कि किसी एविडेंस, कोई भी ऐसा एडमिशन जो कि एविडेंस का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो, तो उसे हम इम्प्लाइड बाय कंडक्ट ले सकते हैं। तो ये सेक्शन 17 अभी हमने पढ़ा। सेक्शन 17 में हमने सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के मीनिंग को समझा, एडमिशन के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स को हमने समझा, एविडेंस के नेचर को समझा। नेचर क्या है एविडेंस का? एविडेंस का नेचर है दैट इट इज अ एडमिशन नॉट एविडेंस। एडमिशन के नेचर को हमने समझा। एडमिशन का नेचर क्या है? एविडेंस इज अ सब्सटेंटिव
proof of evidence, substantive fact of evidence, but admission may become a conclusive proof if it will if it will be having three main ingredients, that is voluntary होगा, अनएम्बिगुअस होगा और सामने वाली अपोनेंट पार्टी को अगर वो बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलीव करता होगा तो फिर ये एडमिशन का नेचर क्या हो जाएगा, कॉन्क्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। और एक मेन बात, दैट इज ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन, ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन, ये हमने इस सेक्शन 17 में पढ़ा। सेक्शन 18 को देखते हैं। सेक्शन 18 में ये लिखा है एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। तो एडमिशन कौन कर सकता है या किसके एडमिशन की वैल्यू रहेगी? तो एडमिशन या तो पार्टी खुद करे जो पार्टी टू द सूट है, और या फिर अगर उसका एजेंट करता है तो भी वो बाइंडिंग हो जाएगा। अगर मैंने एडमिशन किया, मैं पार्टी टू द सूट हूँ, मैंने एडमिशन किया, इट विल बी कंसिडर टू बी एन एडमिशन। और मैं पार्टी टू द सूट हूँ, मेरा एजेंट अगर एडमिशन दे रहा है, दैट विल ऑल्सो बी अ बाइंड। देखिए सेक्शन 18, स्टेटमेंट्स मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग। पार्टी टू द प्रोसीडिंग यानी कि जो उस सूट में, उस केस में पार्टी है, वो प्लेंटिफ भी हो सकता है, वो डिफेंडेंट भी हो सकता है। सो सबसे पहला स्टेटमेंट्स मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग और बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्टी। तो या तो पार्टी खुद कोई स्टेटमेंट देती है या उस पार्टी का जो एजेंट है वो कोई स्टेटमेंट देता है। whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them। तो वो जो एजेंट था वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी है उसके पास में ऐसा स्टेटमेंट देने की, आर एडमिशंस। क्या लिखा है सेक्शन 18 में? सेक्शन 18 में ये लिखा है कि एडमिशन किसे माना जाएगा, या तो पार्टी टू द सूट खुद अगर कोई स्टेटमेंट देती है वो एडमिशन माना जाएगा, और या फिर उसी पार्टी का कोई एजेंट स्टेटमेंट दे रहा है और वो एजेंट जो कि एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड वे में ऑथराइज्ड है। या तो एक्सप्रेस ऑथराइज्ड कैसे होता है? अगर मैंने एक पर्सन को पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करके दे दी है तो उसके पास में एक्सप्रेस अथॉरिटी है ऑन बिहाफ ऑफ मी कोई भी स्टेटमेंट देने की। और इम्प्लाइड अथॉरिटी कैसे हो सकती है कि जितनी भी तारीखें होती हैं उस हर तारीख पे मेरा जो एजेंट है वही जाता है जो मेरे एडवोकेट हैं उनसे मिलने के लिए, कोर्ट की हियरिंग पे वहाँ पे कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए। तो ये इम्प्लाइड अथॉरिटी के हर बार यही पर्सन आता है, तो ये जो कह रहा है उसको माना जाएगा। तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड अथॉरिटी जिस एजेंट को दी रखी है वो एजेंट अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो उसे भी एडमिशन माना जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो बाय सूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के एजेंट कौन हो सकते हैं या पार्टी टू द प्रोसीडिंग में किसको काउंट किया जा सकता है? तो सबसे पहला तो बाय द सूटर इन द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। सूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर आपको मिलेगा सीपीसी में ऑर्डर 1 रूल 10 में है, आई थिंक 110 या फिर 18 में है, मुझे एकदम स्ट्राइक नहीं कर रहा। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई 10, 12, 15 लोग हैं जिनका सेम इंटरेस्ट है, एक ही हित है जिन लोगों का, और वो सभी लोग एक साथ केस ना करके अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 10 लोग रहते हैं अलग अलग अपार्टमेंट में, अलग अलग फ्लैट में, और उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो उसका ठेकेदार है उसके ऊपर कोई सूट करना है, और वो 10 के 10 लोग सेम इंटरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ सेम इंटरेस्ट सूट करना चाहते हैं, तो उन 10 में से कोई एक पर्सन एज अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर भी सूट कर सकता है। तो वो जो बात कहेगा वो बाकी सारे रिमेनिंग 9 के ऊपर एज एन एडमिशन एस्टोपेल का वर्क करेगा। तो ये पहला हो गया, द सूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। देन पर्सन्स हु हैव एनी प्रोप्राइटरी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। कोई भी ऐसा पर्सन जिसका या तो प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है, प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट का मतलब ओनरशिप राइट,
और या फिर उसका पिक्यूनियरी इंटरेस्ट है। पिक्यूनियरी इंटरेस्ट होने का मतलब होता है मॉनेटरी राइट। पिक्यूनियरी का मतलब इकोनॉमिक या फिर मॉनेटरी राइट। तो जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट है, जो मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस है, उस सब्जेक्ट मैटर में जिस पर्सन का ओनरशिप राइट है या उस पर्सन का कोई इकोनॉमिक राइट है। इकोनॉमिक राइट का मतलब ये केस फेवर में होगा या डिसफेवर में होगा, तो इसकी वजह से पर्सन को या तो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा या इकोनॉमिक लॉस होगा, तो माना जाएगा इकोनॉमिक राइट है, पिक्यूनियरी इंटरेस्ट है। वो पर्सन का एडमिशन स्टेटमेंट भी एडमिशन माना जाएगा। और थर्ड आता है पॉइंट यहाँ पे, पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट डिराइव्ड। जिस पर्सन से मैंने इंटरेस्ट डिराइव किया है उस पर्सन के पास में भी ये राइट है कि वो अगर कोई स्टेटमेंट देगा तो उसे भी एडमिशन माना जाएगा, क्योंकि जिससे मैंने इंटरेस्ट डिराइव किया है तो ऑब्वियसली उसके पास तो प्रायर अथॉरिटी है। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशन बताई हैं या अथॉरिटीज बताई कि कब कब स्टेटमेंट्स को या किसके स्टेटमेंट्स को एडमिशन कंसिडर किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, कैन द स्टेटमेंट ऑफ वन प्लेंटिफ और वन डिफेंडेंट बाइंड ऑन द को प्लेंटिफ एंड द को डिफेंडेंट। अगर किसी सूट में एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है, जैसे कि अभी मैंने बताया था रिप्रेजेंटेटिव सूट का, और या फिर किसी केस में एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, तो क्या एक प्लेंटिफ जो स्टेटमेंट देता है वो बाकी लोगों पे भी बाइंडिंग होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए जो वर्डिक्ट दिया था वो केस है कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट का। And it was held in that case that not much weight can be attached to it against the co-parties and cannot be itself be the basis of legal rights or liability। तो इस पर्टिकुलर केस में ये हेल्ड हुआ था कि जो को प्लेंटिफ है या जो को डिफेंडेंट है उनके ऊपर कॉन्क्लूसिवली अप्लाई नहीं हो जाएगा। नाउ एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, हु कैन गिव इट एडमिशन। एडमिशन कौन दे सकता है? तो सबसे पहली बात, पार्टी टू द सूट, पार्टी टू द प्रोसीडिंग दे ही सकते हैं, है ना, अभी अभी पढ़ा भी था हमने। और कौन दे सकता है एडमिशन? द एजेंट टू द पार्टीज, वो जो पार्टी टू द सूट है उसके जो एजेंट हैं वो दे सकते हैं, लेकिन ओनली ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द एजेंसी। ठीक है, देन पर्सन ऑक्यूपाइंग द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, वो भी मैंने अभी आपको बताया था, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर सूटर जो होता है वो दे सकता है। और इसके अलावा अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में कौन कौन आते हैं वो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ट्रस्टी ऑफ एनी ऑफ द ट्रस्ट, गार्जियन ऑफ एनी ऑफ द पर्सन, रिसीवर, द ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंटेड, असाइनी, एग्जीक्यूटर ऑफ इंसॉल्वेंट स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल्स अंडरलाइन किए हुए हैं, इनको आप ध्यान रखना कि जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर वर्ड है उसमें कौन कौन इंक्लूड हो सकते हैं। इसमें आपका प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। तो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में कौन कौन होंगे? द ट्रस्टीज, द गार्डियंस, द रिसीवर, द असाइनी, द एग्जीक्यूटर ऑफ इंसॉल्वेंट स्टेट and the administrator. All these will be included in the category of representative character. तो इनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट एडमिशन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, फर्दर बढ़ते हैं, बस इस सेक्शन के साथ हम कंप्लीट करेंगे आज की क्लास। फोर्थ आता है जो हु कैन गिव एडमिशन के बारे में, पर्सन हैविंग प्रोप्राइटरी और पिक्यूनियरी इंटरेस्ट, ये भी एडमिशन कर सकते हैं। देन पर्सन फ्रॉम होम द पार्टीज डिराइव देयर इंटरेस्ट। तो सेक्शन 18 में टोटल 5 क्लासेस ऑफ पीपल बताए हैं कौन कौन एडमिशन दे सकते हैं। सबसे पहला हो गया पार्टीज टू द सूट, दूसरा हो गया एजेंट ऑफ द पार्टीज टू द सूट, तीसरा हो गया पर्सन्स इन द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, चौथा हो गया द पर्सन्स हु आर हैविंग प्रोप्राइटरी और पिक्यूनियरी इंटरेस्ट, और फिफ्थ हो गया आपका पर्सन्स फ्रॉम होम parties derived their interest। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एडमिशंस जो होते हैं उससे हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का जो भी मैंने कुछ पढ़ाया है
इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप अभी भी पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अगर दोबारा देखना चाहते हैं तो मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर ही दूंगा, आप उसे दोबारा देख सकते हैं। और इसे रिवाइज करना आप बेयर एक्ट में से, इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप कल की क्लास में भी इसमें से पूछ सकते हैं।